नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है सेना की तरफ से। वहां अब तक 10 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई आतंकवादियों और उनके समर्थकों को कड़ा संदेश देने के लिए की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। साफ तौर पर पीएम ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। न्यूज नाइट में करेंगे इस पर विशेष चर्चा। साथ ही इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे हैं तमाम कदमों के बारे में भी आपको देंगे विस्तार से जानकारी। होंगी दूसरी खबरें भी, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया। कहा, आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से हो जाए तबाह। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत। एनआईए को सौंपी गई पहलगाम आतंकी हमले की जांच। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और अन्य विशेषज्ञों की मदद से इकट्ठा किए जा रहे हैं पुख्ता सबूत। खुफिया एजेंसियों ने तैयार की 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची। पहलगाम के गुनहगारों पर जारी है ताबड़तोड़ प्रहार। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में जमींदोज किए 10 आतंकवादियों के घर। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। भारतीय नौसेना ने दिखाया दम। एंटी शिप फायरिंग का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। कहा, किसी भी मुकाबले के लिए तैयार। वहीं सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक। और 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से होगी निगरानी। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जाएगा विशेष ख्याल। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड था। पीएम ने पहलगाम हमले की पीड़ा को बयां किया। साथ ही यह भी कहा कि हमले के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर के विकास में बाधा नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए।
और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने फोन कर और पत्र लिखकर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है। पीएम ने पहलगाम हमले के गुनहगारों को सख्त सजा दिलाने की बात कही, साथ ही कहा कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। वहीं देशवासियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की बात पर भरोसा जताया कि वो पहलगाम के आतंकवादियों को सबक सिखाकर रहेंगे। पाकिस्तान के वो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार जो ये आतंकवादी हमला करवाता है उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी जो है अगला कदम उठा रखे हैं। ये आंसू नहीं थे, ये एक स्ट्रांग मैसेज थी उन दुश्मनों के लिए जिन्होंने इस अमन को ख़राब करने की कोशिश की। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आज तक जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। आपने जो कुछ भी किया है आपको उसका करारा जवाब मिलेगा और हमें पूरा भरोसा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे, जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज का सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय जो विशेष है उस पर निगाह डालते हैं। आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? आपके सामने विशेष और आज का चर्चा का विषय पीएम का आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि हम न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इस बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए इस वक्त एसपी वैद साहब हैं, जो कि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर से। वैद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि आतंक का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें, इस तरह के हमले होते रहे हैं। इस बार पाकिस्तान एक बार फिर से एक बहुत बड़ी गलती की है हिंदुस्तान पर, और इस तरह से निहत्थे लोगों पर आक्रमण करके, उस पर अटैक करके। भारत ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उस कमर को तोड़ने का, आतंक के कमर को तोड़ने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सर कि हम न्याय दिलाकर रहेंगे। क्या वो रास्ता हो सकता है? देखिए, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। प्रधानमंत्री जी की स्पीच बहुत क्लियर है। उन्होंने देशवासियों को श्योर किया है कि जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, और सिर्फ वही नहीं, उनके पीछे जो उनके आका हैं, उनका रेफरेंस था कि जो इनके हैंडलर्स हैं पार, जो उसको आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी, नॉन स्टेट एक्टर्स भी कह सकते हैं। हाँ, स्टेट एक्टर्स, जो पाकिस्तान की फौज और उनके आईएसआई है, जो ये सारा कुछ करवाती है। ये जो पॉलिसी है टेरर की, ये जो गजवा हिंद करना चाहते हैं, जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो बात करते हैं कि हम पूरे ये जो भारत में इस तरह का माहौल पैदा करेंगे डर का, तो इन जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट वाली पॉलिसी जो इन लोगों ने रखी है, उनको भी सजा मिलेगी, ये प्रधानमंत्री जी अश्योर कर रहे हैं। और जहां तक आपका सवाल है कि जो कदम भारत सरकार ने उठाए, उसमें डिप्लोमेटिक कदम बहुत सारे हैं। जैसे उन्होंने अटारी बॉर्डर को बंद किया, उसमें जो एम्बेसी का स्टाफ था ऑलरेडी 110 से 55 था, उसको 30 पे लाया, उसको और कम किया। हाई कमिश्नर ऑलरेडी जब से धारा 370 हटाई है, तो हमारा भी हाई कमिश्नर
इस्लामाबाद में नहीं है और उनका हाई कमिश्नर दिल्ली में नहीं है। उसके साथ साथ जो डिफेंस अटैचीज थे बैसी में, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा किया डिक्लेयर, और अपने भी जो इस्लामाबाद में उनको वापस बुलाया है। उनके साथ जो स्टाफ था, स्पोर्ट्स स्टाफ, उसको भी वापस बुलाया है। सर, और कठोर कदम की साथ बात, में क्योंकि ये सारी जितने डिप्लोमेटिक चीजें हो रही हैं, लेकिन एक सख्त एक कदम उठाया जाए भारत की तरफ से, हाँ, लोग अब ये इस बात की चर्चा कर रहे हैं। उसमें मैं उसका मेंशन जरूर करना चाहता हूँ। जो इंडस वाटर ट्रेटी थी, वो बहुत कारगर आने वाले वक्त में आपको दिखेगा, क्योंकि उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान की जो उनकी अनाज पैदा करने की शक्ति है, क्षमता है, वो उसमें हिट करेगा। जी। उनका इरिगेशन इफेक्ट होगा, उनका पावर जनरेशन इफेक्ट होगा, पीने की पानी की किल्लत होगी। तो वो पाकिस्तान, आपने देखा होगा किस तरह के वहां से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम बिल्कुल। खून की नदियां बहाएंगे। वो जो मिस्टर भुट्टो उनके फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हम, अगर हमारा पानी बंद किया गया तो हम खून बहाएंगे। इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट बिल्कुल, आप बिल्कुल। आए दिन सुन रहे होंगे। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि और क्या कदम उठाने चाहिए, उसमें जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है और जो लोकल टेररिस्ट हैं, जैसे परसों वाली घटना जो हुई है पहलगाम में, उसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट तो थे ही थे, लेकिन उनके साथ लोकल सपोर्ट भी उनको मिला है। सपोर्ट, ओवरग्राउंड सपोर्ट बिल्कुल। मिला। जो दो लोकल टेररिस्ट थे, उनके घरों को कल और परसों उड़ा दिया गया, और उन्होंने इनकी रैकी करवाई। उन्होंने ये स्पॉट दिखाया, यहाँ दिखाया कि यहाँ इस काफी हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, सैकड़ों की तादाद में, लेकिन यहाँ आर्म्ड पुलिसमैन नहीं है। ये कमजोरी दिखाई, इसका रैकी करवाया, और 20 तारीख को ये खुलता है और 22 को इस तरह का हादसा होता है। तो उस पे कुछ ये संगीत लगता है कि ये कैसे हुआ। और पाकिस्तानी टेररिस्ट को यहाँ का मालूम नहीं है। उनको सपोर्ट स्ट्रक्चर जो दिया बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। लोकल टेररिस्ट का, उनको विध्वंस करना बहुत जरूरी है। उनको खाना कोई देता है, उनको ट्रांसपोर्ट कोई करता है, उनको साइट सिलेक्ट करवाता है, उनको ये अटैक करने में मदद बिना करता है। लोकल जो मिलिटेंट्स ये- हैं, तो- उनके सपोर्ट के बिना तो ये हो नहीं सकता है वैद साहब। ये जो इकोसिस्टम है, लोकल सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इसको डिमोलिश करना बहुत जरूरी है। उस पे पहले भी काफी प्रहार हुआ है जब से धारा 370 हटी है, लेकिन अब ऑल आउट आप देख रहे हैं। वो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है, इंडियन आर्मी है, पैरामिलिट्री है, JNK पुलिस है, उसमें आप देखिए उनको किस तरह से बिल्कुल, बारी बारी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, जो अंदर आ चुके हैं, जिस तरह के जम्मू रीजन में, वो जम्मू के पहाड़ी इलाके में भी 8-10 ग्रुप हैं, 3-3, 4-4 की स्ट्रेंथ में, उनको और कश्मीर घाटी में 100 ऐसे टेररिस्ट होंगे, ये लगभग अंदाजा है 100, 110, जो 3-3, 4-4, 5-5 के ग्रुप में फैले हुए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उनको सबको आइडेंटिफाई करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस लॉन्च करके उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, इससे पहले कि हम उनके आकाओं को पार हिट करें। वैद साहब, चूंकि आप जम्मू कश्मीर के फॉर्मर DGP भी रह चुके हैं, इसलिए ये सवाल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है आर्मी की तरफ से, पुलिस की तरफ से, क्या वैसे लोग को अपने उनके साथ एक रिलेशनशिप बना के, हालांकि वो काम किया जा रहा है कि उनको अपने पास बुला के उनसे वो जो लोकल इनपुट्स हैं वो अगर लिया जाए, तो हो सकता है कि ऐसे जो लोकल सपोर्ट हैं, जो नेटवर्क है, उनका भांडाफोड़ करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जी, उसमें ये ऐसा है, जो लोग पूरी तरह रेडिकलाइज्ड होते हैं, उनसे इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन जो अभी नया नया रेडिकलाइज हुआ है या नया नया इसको मोबिलाइज किया गया है, उसको ब्रेक किए करके उसको इस्तेमाल इन्हीं टेररिस्ट के खिलाफ किया जाता है पुलिस द्वारा, और उनको इस्तेमाल करके उनके हाइडआउट्स को वश किया जाता है, उनको टेररिस्ट को मारने में इस्तेमाल किया जाता है। ये कैट ऑपरेशन हम करते हैं, किस तरह से इनकी इंफॉर्मेशन पर फिर कहाँ उनके हाइडआउट्स हैं, कहाँ उनका होने की पॉसिबिलिटी होती है, उन्हीं चीजों से एनकाउंटर्स स्टार्ट होते हैं।
लेकिन सभी इसमें कामयाब होंगे नहीं होता है। इसमें बहुत सारे जो पब्लिक है, जो इनके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन वो इनके साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। ओवरऑल पुलिस को पब्लिक का साथ मिलना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो पूरा नेटवर्क है इसको डिमोलिश किया जाए। पब्लिक सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिना पब्लिक सपोर्ट के आप इस तरह इसको पूरी तरह डिमोलिश नहीं कर सकते। बिल्कुल, पब्लिक सपोर्ट बहुत जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। और जैसा कि वैद्य जी कह रहे हैं कि लोकल सपोर्ट की ज़रूरत है, आम जो लोग हैं उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मेरा सवाल त्रिपाठी जी ये भी है कि इस पूरे वाक़ये में जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कि बहुत सारे जो आतंकी थे वो पाकिस्तान गए, उन्होंने वहाँ आतंकवाद की प्रशिक्षण ली, ट्रेनिंग ली और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे सबक सिखाया जाएगा, कैसे न्याय मिलेगा पीड़ितों को? देखिए आसिफ जी, मुझे लगता है कि कई ऐसे फ्रंट हैं जिसको एक एक करके निपटना होगा और निरंतरता में निपटना होगा। क्योंकि वैद्य साहब तो वहां रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि वहां के लोकल लोगों की मदद नहीं ली जाती है। जितने भी एसपीओज होते हैं वो सब के सब लोकल ही होते हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस तो पूरी की पूरी वहीं की लोकल ही है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन 2-3 फ्रंट हैं जो बड़े, जिसको कहें कि चिंता भी करते हैं और जिसको देखकर लगता है कि उसको हम कैसे निपटेंगे। ऐसे एक हृदय विदारक हमला होता है तो हम जागते हैं, फिर उस पर खूब चर्चा होती है। सेना पुलिस सरकार क्या कर रही है उसका हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बहुत सुधर गए। पहली बार ये स्थिति बनी कि कश्मीर के लोग खुलकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप गहरे जाइए तो वही बोलने लगता है कि हमारे लिए तो हमारी अपनी अमन, हमारा जान, हमारी कश्मीरियत, हमारी इस्लामियत, इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करने लगता है। ये जो घटना हुई इसमें भी कहा जा रहा है कि 15 से अधिक जो वहां जिन्होंने देशद्रोह किया, गद्दारी की, वो लोग शामिल, वो भी सब के सब लोकल थे। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई योजना सरकार बनाएगी जिस डिफेंस कॉलोनी की बात है, और हम देखिए ये परमानेंट हमारा दुश्मन है वो, या तो हम इसको खत्म करें, एलओसी क्रॉस करें, पीओजेके को लें, और उस मुल्क का जब तक अस्तित्व बना रहेगा तब तक आतंकवाद बना रहेगा, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो एक ये होता हुआ भारत को दिखना चाहिए। दूसरा क्या है, जो हम सिंधु जल समझौता जैसा है या दूसरे ऐसे जितने कोशिश हो सकती उसमें हमें जरा कुछ दिन के लिए ह्यूमैनिटी और दुनिया भर की चीजें जो है ये सब बंद कर देना चाहिए, और जो भारत में भी एक गिरोह है उसको भी थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। इसमें मैं कोई संकोच नहीं करूंगा कि उनको भी सबक सिखाना चाहिए। जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत की इतनी मुस्लिम महिलाएं वो पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों से निकाह करके शादी करके बैठी हुई हैं। अब ये सब क्या स्लीपर सेल नहीं हो सकते? अभी तक लगता था कि सिर्फ कश्मीर के कुछ लोग हैं जो ठीक है भाई बट गया, उनका हिस्सा है तो उनका बनता है, लेकिन देश के हर हिस्से से, दिल्ली से लेकर प्रयागराज और जोधपुर तक से ऐसी खबरें आती, ऊपर से वो सरकार के ऊपर ही आक्रामक है। लेकिन ये सॉलिड प्रूफ तो नहीं हो सकते हैं त्रिपाठी जी, ये सॉलिड प्रूफ तो नहीं हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये सॉलिड प्रूफ्स तो नहीं हो सकते ना, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि संभावना है ना इसकी, आप इसमें प्रूफ कहां से खोजने लगे? मैं कह रहा हूं ये भी एक संभावना है ना कि अगर यहां से इतने रिश्ते वहां बन रहे, कौन सा ऐसा रिश्ता होगा भाई? भारत और पाकिस्तान का ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है? एनिमी कंट्री के साथ रिलेशन बनाने का कोई तो तरीका तय होगा ना। सर अभी जिन पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है हिंदुस्तान से बाहर, वो सब रो रहे हैं, और वो सारे लोगों के रिलेशनशिप पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, और वो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। दरअसल यही खतरनाक है। आप इस वक्त वो रोके गए, अब वो ह्यूमन उसमें एंगल लेकर आएंगे, बच्चा जाएगा, हम यहां रहेंगे। आखिर ये कौन सी, उन्हें भारतीय मुसलमान नहीं दिखते हैं क्या? और वैसे तो आप कहेंगे ग्लोबल सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन जो हमारा हिस्सा था, जिसका अस्तित्व इस्लामिक बुनियाद पर है, जो इस्लामिक जिहाद कर रहा है, जो रोज आतंकवादी भेज रहा है, जो हमारे लोगों को रोज मार रहा है, जब हम हमारे लोग करें तो उसमें भारतीय मुसलमान भी शामिल है। लेकिन सर वो कहते हैं कि हर पाकिस्तानी तो आतंकवादी नहीं है ना, उसमें भी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ ही लोग बहुत खराब हैं। मुझे लगता है कि अब आप कुछ ज्यादा उदार हो रहे हैं। हर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, ये उनका कहना है, उनके तरफ से ये वर्जन आता है कि देखिए हम तो सारे पाकिस्तानी खराब नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, एक लाइन की बात है, वहां भले लोग होंगे, हम कहां कह रहे हैं कि नहीं होंगे, एक से एक राक्षसों के बीच में संत पुरुष होते हैं, लेकिन जो मेंटेलिटी है उसकी बात कीजिए। आतंकवादी देश है पाकिस्तान, यहां से शुरू करेंगे तब बात ठीक हो पाएगी। और फिर मैं कह रहा हूं, अरे कश्मीर के लोग खड़े हैं ना, हम उनके साथ खड़े,
औरंगजेब हमारा सिपाही था, वो लड़ते हुए शहीद हुआ, उसके परिवार के लोग शामिल हैं, हम उसके साथ खड़े, हम गर्व करते हैं। अभी भी वो जो खच्चर वाला था, वो सैयद, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो तो जो भारत के लिए हैं, जो भारत के लिए जान दे रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं ना कि अब्दुल हमीद से लेकर अब्दुल कलाम तक ये हमारी परंपरा है, लेकिन आतंकवादी देश है पाकिस्तान। वहां भ्रम मत फैलाइए कि वहां कुछ लोग अच्छे होंगे, क्या कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, होंगे अच्छे भाई, लेकिन अगर वो वहां ठीक नहीं कर पा रहे, उनका कोई दबाव नहीं है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट का पाकिस्तान के साथ कोई मतलब नहीं। इसको समझ लीजिए, बहुत अमन की आशा चला ली, बहुत हम लोगों ने कर लिया, पाकिस्तान को दुरुस्त करना होगा। अब चाहे वो टूटे, चाहे खत्म हो, चाहे पानी के लिए परेशान हो, चाहे जिस वजह से परेशान हो। यही तो सर आज के डेट में हर भारतीय चाह भी रहा है कि पाकिस्तान पे एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है, दरकार है, और हर भारतवासी इस बात की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम न्याय दिलाकर रहेंगे। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या रास्ता, इसके अलावा कि हमने पानी को रोक दिया, हमने वीजा कैंसिल कर दी, हमने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको नीचे लो लेवल पे ले आया, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा और क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए असीम जी, ऐसा है, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका हर फैसला वहां की डीप स्टेट करती है, जो वहां की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको अब मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, वहां हमारा बच्चा अगर कोई इंजीनियरिंग करने जाता है, डॉक्टर बनने जाता है, वो हुर्रियत से यहाँ रिकमेंडेशन करवा के भेजा जाता है, उसको वहां रेडिकलाइज किया जाता है, उसको टेररिस्ट बना के वापस भेजा। तो ये जो हर्षवर्धन भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ऐसा देश जिसकी पॉलिसी है आपके साथ गजवा हिंद करने का, आपका ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट पॉलिसी है, हर हालत में उसने भारत को तोड़ना है, यहाँ ड्रग्स बेचनी है, यहाँ उसका नियत ही ऐसा है। ऐसे देश के साथ मैं समझता हूं एक तो कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुक रखना कोई मतलब नहीं मैं रखता, और उसके साथ जब तक आप उनकी डीप स्टेट को हिट नहीं करोगे, तब तक टेररिस्ट को 10 मैंने इधर मार लिए, 5 इधर मार लिए, आज तक हजारों मारे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पैदा करने वाली उनकी माँ वहां डीप स्टेट है, उसको हिट जब तक नहीं भारत करेगा। ऐसे में वैसे साहब ये भी सवाल आता है कि ऐसे डीप स्टेट्स की फंडिंग, जहां से फंडिंग हो रही है, एफएटीएफ का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलरेडी वो ग्रे लिस्ट में है, उस पर भी और एक्शन लेने की जरूरत है। दूसरी बात आ रही है कि यूएन जैसे एक बड़े मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान को, भारत की कोशिश रही है बीते वर्षों में इसको अलग थलग किया जाए, काफी कामयाबी भी मिली है, और इसको इस पूरे मामले को और भी वहां उठाया जाए यूएन के मंच पे, एफएटीएफ के मंच पे, तो हो सकता है कि कमर टूटे पाकिस्तान की। एफएटीएफ ने कार्रवाई की, उस पे थोड़ी पाकिस्तान को तंगी की गई, दबोचा गया, लेकिन अल्टीमेटली हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया, हुआ एक्शन हुआ, थोड़ा उसको परेशानी हुई, लेकिन फिर वो निकल आया वहां से। तो इसके अलावा मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान जैसी स्टेट को आप जब तक आप उसके डीप अंदर स्ट्राइक नहीं करेंगे और इन ट्रेनिंग कैंप्स को नहीं उड़ाएंगे, जो बलूचिस्तान की मूवमेंट चली है, हमसे ज्यादा बीएलए ने उनको हिट किया है, लेट्स एक्सेप्ट दिस, और जो टीटीपी ने हिट किया, हम आज तक वो कहते आए हैं कि भारत इनकी मदद करता है। मैं कहता हूं ओपनली हम सपोर्ट करें उनको, और टूटने के कगार पे है। आज उनकी आर्मी की जो हालत है, 60 से 70% एरिया बलूचिस्तान का उनके कंट्रोल में नहीं है। टीटीपी जो हिट कर रही है, उनका ये जो केपी के एरिया है, ऑलमोस्ट 60-70% उनके कंट्रोल में नहीं है। तो वही हालत सिंध में हो रही है। आप पीओके में देखिए हालत, वहां लोग इतने डिसएंचेंटेड है, रोटी नहीं मिलती है, और आज सोशल मीडिया का जमाना है, जो उनको सपने दिखाए थे आज वो देखते हैं भारत में तो 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज है, उनके पास एक नाम का मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम है, वहां क्या है? सारा पैसा तो सर आतंक को वित्त पोषण में लगाते हैं, वो सारा पैसा भारत विकास में लगा रहा है, वो आतंकवाद को पैदा करने में, उसके वित्त पोषण में लगा रहा है पाकिस्तान। इसीलिए वहां के पीओके के लोग कहते हैं हमें भारत से मिलना है, आपको थोड़ा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। मैं समझता हूं आज वक्त आ गया, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को ले लेना चाहिए। ठीक है त्रिपाठी जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने सपोर्ट किया, तुलसी गबार्ड ने साफ तौर पे कहा कि हम जो भी मदद अगर भारत चाहता है हम उसको देने के लिए तैयार हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो वॉइसेस हैं वो भी भारत के सपोर्ट में है।
इस वक्त जब ऐसी एक स्थिति बनी है कि तमाम जो विदेशी जो ताकतें हैं वो लगातार भारत के हित में और भारत के साथ खड़ी हैं, ऐसे में भारत क्या कुछ स्टेप उठाए ताकि एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को जाए? देखिए सिम जी, मुझे लगता है कि भारत की सरकार और हमारे जो एजेंसीज हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो बहुत कहें कि इसी के एक्सपर्ट हैं और वो लगातार चूंकि कॉन्फ्लिक्ट में है तो वो उसके हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। लेकिन एक चीज देश भी अब देखना चाह रहा है, हमारी अपनी संसद का प्रस्ताव है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो कब्जा कर रखा है वो तो छुड़ाने का वक्त है। एलओसी डिसमेंटल करके उसको हमें नए सिरे से परिभाषित करना ही होगा। अब ठीक है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि 1971 के वॉर में क्या हुआ, 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो समर्पण कर गए तो हम क्या गलती कर गए, वो सब ये करने का वक्त नहीं। लेकिन आज जो देश का मानस है, और जब हम कहते हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी, हमारे साथ वो खड़े रहे, सिर्फ इतना करना, उससे हमें कोई मदद नहीं चाहिए। दुनिया के किसी देश से भारत को कोई मदद नहीं चाहिए, हम इतने सक्षम हैं। दुनिया के वो देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी, ये कूटनीति हमने कर ली है। बिल्कुल। अब हमें अपनी तरफ से तैयारी करके, और जाहिर है जब ये सब कुछ होगा तो युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। जब सिंधु जल समझौता रद्द होने पर वहां की सरकार के लोग कहने लगे कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि असर तो उनको भी पड़ रहा है, उनको भी पता है कि क्या कुछ होने वाला है। और जिस तरह की स्थितियां हैं, चाहे वो जिसको हम कहते हैं ना कि अफगानिस्तान से उनके जो बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, सिंध के भीतर उनकी जो लड़ाई चल रही, और पहली बार हमने देखा जो बलोच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस किया था, बलोच और सिंध विद्रोही ये दोनों एक साथ मिलकर खड़े हुए। तो पाकिस्तान कई मोर्चों पर है, और जो उसको चाइना का ओपन सपोर्ट मिलता था, अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हुई हैं, उनमें वो सपोर्ट मिलना मुश्किल है। आतंकवाद के साथ कोई देश ओपन खड़ा नहीं दिखना चाहेगा। भारत को इस अवसर का मैं कहूंगा कि उपयोग करना चाहिए और पाकिस्तान को ध्वस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और भारत भी इस कोशिश में लगा है कि पाकिस्तान को इस बार इसकी सजा उससे जरूर मिलेगी और जो पीड़ित है उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वैसे सर आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि जांच में किस तरह से अब एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में अब एनआईए की एंट्री हो गई है। ये पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी। पहलगाम हमले के बाद से ही एनआईए की टीम वारदात की जगह पर मौजूद है, जिसमें फॉरेंसिक टीम और इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी शामिल है। गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी होने के बाद एनआईए ने इस पूरे मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत अन्य एजेंसी एनआईए का सहयोग करेगी।
पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेगुनाह पर्यटकों की नृशंस हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां समूचा देश आक्रोशित है, जनता उद्वेलित है, वहीं केंद्र सरकार एक के बाद एक सख्त कार्रवाई से आतंकियों के मकसद को चकनाचूर करने में जुटी है। अब गृह मंत्रालय के आदेश पर देश की सबसे बड़ी आतंकवाद निरोधी एजेंसी NIA को जांच की कमान सौंप दी गई है। बुधवार से आतंकी हमले वाली जगह पर डेरा डाले हुए NIA की टीमों ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। एक IG, DIG और SP की अगुवाई में टीमें न सिर्फ सबूत जुटा रही हैं, बल्कि उन चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस खूनी वारदात को होते देखा। टीमें आतंकी साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। हमलावर किस रास्ते से आए, किस दिशा में भागे, कौन कौन था इस हमले के पीछे, हर बिंदु की गहनता से जांच की जा रही है। घटना स्थल के प्रवेश और निकास बिंदुओं की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और अन्य विशेषज्ञों की मदद से आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। वहीं खुफिया एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नज़ीर, आमिर नज़ीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी हैं। एजेंसियों ने इन स्थानीय आतंकियों की पहचान ऐसे समय में की है जब वे सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 वर्ष की आयु के ये व्यक्ति पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। पहचाने गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से है। दहशतगर्दों के घर गिराए जा रहे हैं। घाटी को खून से रंगने वालों के खात्मे की तैयारी पूरी हो चुकी है। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे पहलगाम के गुनहगारों का मकान किस तरह से जमींदोज किया जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार एक के बाद एक आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए सेना ने अब तक 10 आतंकवादियों के घर को जमींदोज कर दिया है। वहीं पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। किन किन आतंकवादियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं।
पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना ने कमर कस ली है। हमले के बाद से आतंक के आशियानों को ध्वस्त करने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में सेना ने अब तक 10 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया है। जिन आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया है उनमें अनंतनाग के बिजबेहरा का आदिल हुसैन ठोकर है, जिसके घर को 24 अप्रैल को ध्वस्त किया गया। आदिल हुसैन ठोकर लश्कर तैयबा का आतंकी है। उसने साल 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया और 2024 में कश्मीर लौटा। पहलगाम हमले का मुख्य संदिग्ध है ठोकर। उसके घर को सेना ने विस्फोट से उड़ा दिया। आसिफ शेख पुलवामा के त्राल का रहने वाला है। आसिफ शेख, जिसके घर को सेना ने 24 अप्रैल को ध्वस्त कर दिया। आसिफ शेख लश्कर तैयबा का आतंकी है। वो पहलगाम हमले में शामिल है। उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। एहसान उल हक शेख पुलवामा के मुर्रान का रहने वाला है। ये आतंकी 25 अप्रैल की रात को उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो भी लश्कर तैयबा का आतंकी है। उसने 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया। पहलगाम हमले का वो संदिग्ध है। शाहिद अहमद कुट्टे शोपियां के चोटीपोरा का रहने वाला है। ये आतंकी 25 अप्रैल यानी शुक्रवार रात को उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो लश्कर तैयबा का कमांडर है। पिछले 3-4 साल से वो आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहा है। जाकिर अहमद गनी कुलगाम के मतलहामा का रहने वाला है। ये आतंकी 25 अप्रैल यानी शुक्रवार रात को ही उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो भी लश्कर तैयबा का आतंकी है। 2023 से आतंकी गतिविधियों में वो सक्रिय रहा है। हारिस अहमद पुलवामा के काचीपोरा का रहने वाला है। ये आतंकी 25 अप्रैल की रात को ही उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो लश्कर तैयबा का आतंकी है। फारूक अहमद तिडवा कुपवाड़ा के नारीकूट का रहने वाला है। ये आतंकी 26 अप्रैल यानी शनिवार रात को उसके घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया। फिलहाल वो पाकिस्तान में छुपा है। वो लश्कर तैयबा का आतंकी है। अदनान साफी डार शोपियां के जैनपुरा का है। ये आतंकी 26 अप्रैल की रात को उसके घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया। वो भी लश्कर तैयबा और TRF से जुड़ा हुआ है। 2024 से वो आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहा है। जमील अहमद शीर गोजरी बांदीपुरा के नाज कॉलोनी का रहने वाला है। ये आतंकी 26 अप्रैल को उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो भी लश्कर तैयबा का आतंकी है और वो 2016 से सक्रिय रहा है। आमिर नजीर वानी पुलवामा के खासीपोरा का रहने वाला है। ये आतंकी 26 अप्रैल को उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और 2024 से सक्रिय रहा है। इन आतंकियों के घरों को ध्वस्त करने का मकसद जम्मू कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। हिंसा में शामिल हर एक उस व्यक्ति की तलाश की जा रही और उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा जिसने किसी भी तरीके से इस हिंसा को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई है। माना यह जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर 14 से 15 सक्रिय आतंकवादियों ने पहलगाम हिंसा में शामिल होकर किसी न किसी तरीके से उनको मदद मुहैया कराई थी। कुछ की सक्रिय भागीदारी थी, कुछ उसमें शामिल भी थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चौतरफा कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ घाटी में लगातार जारी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, बांडीपोरा। और हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जैसा कि आपकी ही रिपोर्ट का अगर मैं हवाला दूं, आपने कहा कि ये स्थानीय सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है इस तरह का आतंकी हमला। ऐसे में और जो जिन 10 आतंकवादियों के घरों को निस्तनाबूद किया गया है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं और लश्कर तैयबा संगठन से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर से असीम, इस तरीके की जघन्यतम बर्बर घटनाएं जब होती हैं उनको स्थानीय आतंकवादियों का पूरा साथ मिलता है। स्थानीय आतंकवादी यहाँ पर सक्रिय भी हैं और पूरी की पूरी सूची बनाई है सुरक्षा बलों ने। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने 14 कम से कम नामों को उजागर भी किया गया है।
14 नामों में ऐसे लोग हैं, उनको माना जा रहा है कि उनमें से 2 तो सीधे तरीके से पहलगाम हमले में वो शामिल थे, तीनों विदेशी आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ, और अन्य आतंकवादियों ने भी इस पूरे के पूरे मुहिम में कई ने अपने तरीके से मदद पहुंचाई है। जो 14 नाम घोषित किए गए उनमें से अधिकतर नामों की तो आपने भी इस जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसमें कई नाम उसमें से शामिल है। साथ ही साथ अगर आप देखें, आदिल रहमान, आसिफ अहमद शेख, हारिस नाजिर, आमिर नज़ीर वानी, यावर अहमद बट, आसिफ मोहम्मद खंडे, नसीर अहमद, ये टोटल 14 नाम बाकायदा प्रशासन द्वारा सिक्योरिटी मतलब सूत्रों के जरिए नहीं, बाकायदा ये पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, अखबारों में आ चुके हैं कि इनके ऊपर जो है पूरी की पूरी शिकंजा कसा जा चुका है। इनमें से जो 8 हैं वो लश्कर तैयबा से हैं, 3 जो है जैश मोहम्मद से है, 3 जो है हिजबुल मुजाहिदीन से है। तो अलग अलग नामों से TRF नाम से आउटफिट नया घोषित करके लश्कर तैयबा यहाँ पर चला रहा, उसको दुनिया जानती है इस तरीके से। तो इन पर शिकंजा कसा जा चुका है। इनमें से अधिकतर के घरों में विस्फोट हुआ और घर जमीन दमीज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर चलता था, पहले बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट जो है वो टेरर फंडिंग के जरिए जो है यहाँ पर वो करते थे, वो मॉड्यूल पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। बहुत सारे सिंपथाइजर थे वो कहीं ना कहीं अब अपने अपने उस पर चले गए हैं, अंजाम पर पहुंच गए हैं। बहुत सारी स्थितियां ये हैं कि आप ये समझिए कि इन सारे क्षेत्रों में मुख्यतः पुलवामा, अनंतनाग, बांडीपोरा, कुलगाम और जो है ये शोपियां, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनके जो लड़ाके हैं, जो पूरे के पूरे ज़िले की कमान देखते हैं, माफ़ करिएगा लड़ाके नहीं, जो आतंकवादी है जो ज़िले की कमान देखते हैं, वो उन पूरी तरीके से चिन्हित कर लिए गए हैं। वो स्थानीय आतंकवादी के रूप में बहुत लंबे समय से सक्रिय थे, कुछ तो 2016, 2018 सक्रिय थे, अधिकांश उनमें 2021, 2022, 2023 से हैं। हाँ, सब सीमा पार लगभग जा चुके हैं, कई सीमा पार से ट्रेनिंग करके उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान से आकर यहाँ पर गतिविधियाँ चला रहे थे। तो जो आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र था तो टूटा जा चुका है। अब जो मॉड्यूल है, जो कि संरचनात्मक तंत्र है, जो कि उनको चाहे शरण, पनाह या फिर किसी तरीके की सहायता मुहैया कराने वाले लोग हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और उसके तहत ये जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। अश्विनी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो ऐसे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल आतंकवादी हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर वहाँ पे दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं, उनको लोकली फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है? हम आप कह सकते हैं कि सीमा पार से तो उनके पास बंदूकें आ जाती होंगी, जो फाइनेंस से जो पैसे की व्यवस्था है वो, और उस पर प्रहार करना कितना जरूरी हो गया है? जी, और उस पर प्रहार करने की प्रक्रिया लगातार असीम जारी रही। 2019 के बाद अगर आप देखें, जो टेरर फंड का यहाँ का मॉड्यूल था, काफ़ी कुछ उसको ध्वस्त किया जा चुका है। बहुत सारे यहाँ से जो कारोबारी और अन्य सफ़ेद पोस्ट थे वो तिहाड़ की जेल में आज की तारीख में बंद हैं। बहुत सारे लोगों को टेरर फंडिंग के जरिए जो है उन पर मुकदमे कायम है और वो अन्य अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने की वजह से वो जेल में है और मुकदमों का सामना कर रहे हैं। और टेरर फंडिंग की जो आप बात कर रहे हैं, इसके पहले जो अलग अलग तरीके हुआ करते थे टेरर फंडिंग के, सीमा पार से सीधा टेरर फंडिंग उनको होती है। हाँ, एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि स्थानीय लोग ये इस बार की पहलगाम की हिंसा के बाद हर एक व्यक्ति यहाँ का ये कह रहा है कि इनको चिन्हित करके इनको दंड न दिया जाए, इनको जो है इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। और वो अंजाम ये है कि जिस तरीके से बर्बर और जघन्य हत्या इन्होंने की है उसका ये खामियाजा भुगते, और ये हर एक व्यक्ति यहाँ का चाहता है। हाँ, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र था उसको पूरी तरीके से, चाहे वो अब राजनीतिक रूप से जो छिपे तौर से राजनीतिक रूप से जो समर्थन करने वाले लोग थे वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। आर्थिक रूप से सहायता करने की लोगों की स्थितियां जो है वो उसकी पड़ताल गहन तरीके से की जा रही है। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट और जो यहाँ पर मदद मुहैया कराने के अन्य तरीके हैं, दिशा निर्देश देना या फिर अपने आतंकी आकाओं को जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके निर्देशों के अनुसार इन चीज़ों को अंजाम देना, उनको बेहद अच्छे तरीके से चिन्हित करके उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। और निश्चित तौर से असीम ये मान के चलिए कि जो शब्द कहे गए हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, वो धरती के किसी भी कोने में होंगे तो उनको जो है उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, उसी की ये पूर्व पीठिका है, उसी की शुरुआत हो चुकी है, उसकी प्रस्तावना है और लगातार सुरक्षा बल इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अश्विनी, आज ही प्रधानमंत्री ने मन की बात में साफ कहा है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय हम दिलाकर रहेंगे। ऐसे में मेरा सवाल कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, क्या कुछ वहाँ से वॉइसेस क्या आ रही हैं इस पूरे हमले के बाद से, कि क्या ये जो चीज़ें हुई हैं किस तरह से वो देखते हैं इस पूरे मामले को?
देखिए असीम, वॉइस बहुत लाउड एंड क्लियर है। मैं बहुत लंबे समय से कश्मीर में आता रहा और यहाँ पर मैंने देखा कि इस तरीके से आम जनमानस इस जघन्य, बर्बर, हिंसात्मक, अमानवीय हर तरीके से कड़ी कड़ी भर्त्सना करते हुए समाज का हर तबका लाल चौक पर पहुंचा, उसने प्रदर्शन किए। उसमें एक एंगल ये भी हो सकता है कि पर्यटन, रोजगार और अन्य चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। पर्यटकों के आने से उनके मन में भय होगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और यहाँ उसके भी पारिस्थितिकी तंत्र पर होगा। लेकिन चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो, चाहे वो शिकारा वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, हर कोई ये खुले शब्दों में मैं कहूँगा और बुलंद आवाज़ वो कह रहा है कि नहीं, ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम था, उसका हमने यहाँ से प्रसारण भी किया था, बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुन भी रहे थे। उन्होंने वो विश्वास भी जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं कि न्याय होगा, न्याय मिलकर रहेगा, तो निश्चित तौर से सम्मान के चल रहे हैं कि न्याय होता दिखेगा भी और कल्पनातीत कार्रवाई भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और इस सबके बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है। इस हमले के बाद तमाम सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और इस बीच नेवी और एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। नहीं बचेंगे आतंक के आका, चुन चुन कर होगा खात्मा। जल, थल, नभ हर जगह तैयारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की सरहदों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ, पुलिस और विलेज डिफेंस गार्ड सदस्यों के बीच बैठकें हुई। बंकर्स की मरम्मत और गश्त बढ़ाने पर चर्चा हुई। स्थानीय लोग रात में गश्त कर रहे हैं। पुंछ, राजौरी और कठुआ जैसे क्षेत्रों में ड्रोन्स की निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय नौसेना ने भी अपनी तैयारियों को मजबूती से प्रदर्शित किया है। भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी प्रकार से मुकाबले के लिए तैयार है। अपनी यही तैयारी प्रदर्शित करते हुए नौसेना ने सफलतापूर्वक एंटी शिप फायरिंग की है। यह परीक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों से किया गया। नौसेना की इस एंटी शिप फायरिंग ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म्स, सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित किया है। इन परीक्षणों की जानकारी देते हुए नेवी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया। नेवी ने संदेश दिया कि नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण बैठकें की। रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और सेना द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के सफाये और भविष्य में सुरक्षा की रणनीति के लिहाज से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी क्रम में भारतीय समुदाय ने जर्मनी के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भारतीय समुदाय ने जहां एक और फ्रैंकफर्ट में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया, वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकोनिया में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एर्लांगेन के मेयर डॉक्टर फ्लोरियन जेनिक और एर्लांगेन के विदेशी और एकीकरण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष रामी बोकाचेम ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लगभग 200 सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो दुनिया के अलग अलग कोने से इस हमले के विरोध में और भारतीयों के समर्थन में लगातार विरोध प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही हैं। और वहीं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और सिडनी में विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं ये सब, और इसके दौरान भारतीय समुदाय ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सहानुभूति प्रकट की। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो जर्मनी की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है।
और लगातार इन तस्वीरों में आप देखिए कार्यक्रम में एर्दोगन के मेयर भी शामिल हुए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं दुनिया के अलग अलग देशों से। और इस सब के बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर में हो रहे जो विरोध प्रदर्शन है उनका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी, जी हाँ, पेरिस में भी भारतीय समुदाय ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति जताई। साथ ही भारतीय समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन दिया। ये तस्वीरें किस तरह से वहां पे लोग भारतीय झंडा अपने हाथों में लिए हुए हैं और एकजुटता का प्रदर्शन वहां पे दिखाई दे रहे हैं, भारत के साथ दिखाई दे रहे हैं, आतंक के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के वो खिलाफ, और इस कुकृत्य और आतंकवादी जो कुकृत्य हुए हैं उसके खिलाफ पूरी दुनिया भर में जो है वो उसका विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और भारत के प्रति एकजुटता और सहानुभूति दिखाई दे रहे हैं। और इस सबके बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विदेश से भी इस हमले को लेकर खबरें आ रही हैं। लंदन में भी पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भारतीय समुदाय ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये लंदन हाई कमीशन के बाहर की तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं हाथों में वो जो बैनर पोस्टर्स हैं, कश्मीर की बात हो रही है और जो दुर्दांत अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उनके चेहरे भी उस पोस्टर्स में लगे हुए हैं। उनको अपने मकाम तक आप देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये लगातार विरोध प्रदर्शन, लंदन हाई कमीशन जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसके बाहर ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। बढ़ेंगे आगे। और इस सबके बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ब्रिटेन के अपने समकक्ष डेविड लेमी से बात की है। पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में हुए इस बातचीत में दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को रेखांकित किया है। डॉक्टर जयशंकर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर शेयर की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से बात की है, पहलगाम में सीमा पार से हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा की, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के महत्व को भी उन्होंने रेखांकित किया। तो ये साफ तौर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की और उसके बाद ये सारी बातें कही। बढ़ेंगे आगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कश्मीर से आई कुछ हौसला अफजाने वाली तस्वीरें। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और जहां एक तरफ पहलगाम आतंकी घटना से लोगों में गुस्सा है, लेकिन लोगों ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का मन भी बना लिया है। पर्यटक बिना डरे जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने एक बार फिर से पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में अब शहर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटकों का श्रीनगर की डल झील पर पहुंचना जारी है। आतंकी हमले के बाद यहां आए पर्यटकों की सहायता के लिए कश्मीर के स्थानीय लोग सामने आए हैं। उन्होंने न केवल पर्यटकों की हर संभव मदद की, यहां आए पर्यटकों का भी कहना है कि हम डल झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ शिकारा की सवारी का भी आनंद ले रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि आतंकी हमले से आहत जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही हमें भोजन, पानी से लेकर कई सुविधाएं वो देने में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आतंकवादियों के नापाक मंसूबे को परास्त करने वाली साबित होंगी। 4-5 दिन हो गया हम लोग उधर से आया तो इधर बहुत अच्छा वेलकम हो गया हमारा।
रेजिडेंस भी अच्छा है और घूमने का इधर भी बहुत अच्छा है। डरने का कोई जरूरत नहीं, सबको आना चाहिए इधर। जो पसंद करता है उनको तो आना चाहिए, जो देखा नहीं है कश्मीर उनको तो आना चाहिए इधर। इधर सब अच्छा माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको आना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहाँ सभी जगह पे घूमे हैं और हम जेबी टूर से आए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी यहाँ पे जो माहौल है वो सब कुछ सही है, डरो मत, सब कुछ सही है। और आर्मी का बंदोबस्त बहुत बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ की पब्लिक हमें फुल सपोर्ट कर रही है। वैसा नहीं है कि जैसे न्यूज़ बता रही है कि वैसा है, कुछ वैसा है, वहाँ मत जाओ कश्मीर में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमें बहुत मजा आया, हम सब फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लग रहा था लोगों को कि लोग वहां नहीं जाएंगे, पर्यटक नहीं जाएंगे, लेकिन पर्यटकों में जोश और उत्साह वही है। लोग जा रहे हैं और वहां पे जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उसका वो आनंद उठा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बाबू बजाय, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट, भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। शादी का किचन मैं के जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। चारधाम यात्रा आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल से शुरू होगी। इस संदर्भ में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक भंडारा के लिए चारों धामों में जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तराखंड में होने वाली पवित्र चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो जाएगी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। उत्तर की चारधाम यात्रा में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल आते हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मान्यता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत पारंपरिक रूप से हरिद्वार से होती है। सबसे पहले श्रद्धालु यमुनोत्री धाम जाते हैं, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। चारधाम यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू की जा सकती है। हर साल शासन चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां करता है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस साल भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा और उसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा हम लोग लगातार कर रहे हैं और फाइनल स्टेज पे हम लोग ऑलमोस्ट सभी तैयारियां कर चुके हैं। हमारे सुरक्षा के जो प्रबंधन है वो किया गया है, साथ में सीसीटीवी फुटेज का भी हम लोग के द्वारा प्रॉपर कवरेज लिया गया है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम लोग ड्रोन्स का भी उपयोग करने जा रहे हैं और अगर ट्रैफिक का दबाव किसी क्षेत्र में ज़्यादा होगा उसके लिए हम लोगों के द्वारा विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं ताकि हमें उसका प्रॉपर फीड लगातार मिलता रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मुख्य सेवक भंडारा के लिए चारों धामों में जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य सेवक भंडारा के तहत चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भोजन व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा के लिए पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा
मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। देवभूमि उत्तराखंड देश और विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।